नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। 27 के चुनावी शंखनाद से पहले ही बसपा चुनावी माहौल को भांपते हुए सभी वर्गों और अपने कोर वोटरों को साधने की कवायद में जुटी हुई है। यानी यूपी की सियासी पिच पर एक के बाद एक मात खा रही बसपा को मायावती दोबारा खड़ा करने की कवायद में लगी हुई हैं और इसीलिए 2027 के लिए दलितों के साथ मुस्लिमों को जोड़ने का लक्ष्य मायावती ने तय कर लिया है। मायावती ने बुधवार को 2027 में बसपा की सत्ता में वापसी का फॉर्मूला मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक में समझाया। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि मुस्लिम समाज को बताएं कि 22% दलित और 20% मुस्लिम मिलकर बीजेपी को चुनाव हरा सकते हैं। यानी सपा और कांग्रेस के कोर वोटर्स पर भी डोरे डालने की कोशिशों में माया कितनी कामयाब होती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। तैयार हो रहा 27 का रण, मायावती का सेट समीकरण। हाथी सियासी पिच पर लौटेगा, डीएम दाव से 27 दंगल जीतेगा। 27 के चुनावी दंगल में फतेह हासिल करने के लिए मायावती पुरजोर कोशिश में जुटी हैं। यही वजह है कि कुछ दिन पहले महारैली पर महासंदेश देने की विरोधियों को कोशिश की थी, तो अब लगातार बैठक कर सभी वर्गों को साधने की कवायद कर रही हैं। दरअसल मायावती ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक कर मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने का टारगेट दे दिया। इस दौरान मुस्लिम नेताओं को अगली 2 पंक्तियों में बैठाया। मायावती ने सूबे की हर विधानसभा सीट पर 100 मुस्लिम समाज के नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कहा। प्रदेश के सभी मंडलों में मुस्लिम भाईचारा कमेटी में 2-2 संयोजक बनाने को कहा, जिसमें एक दलित और एक मुस्लिम समाज से है। इतना ही नहीं, इस बैठक के जरिए मुस्लिम समाज के लिए बसपा सरकार में किए गए कामों की बुकलेट भी सभी नेताओं को बांटी गई, जिसको ग्राउंड पर लोगों तक पहुंचाने का संदेश स्पष्ट है। दरअसल संदेश इस बात का कि जब वो सत्ता में थे तो मुस्लिमों का ख्याल रखा गया और अब सरकार फिर से बनने पर मुसलमानों के लिए काम किए जाएंगे। और यही वजह है कि आगामी चुनावों को लेकर दलित और मुसलमान बेहद अहम हो चले हैं। यूपी में वोट का खेल जरा समझिए। 2017 के बाद से यूपी की राजनीति बदल गई। पहले 30% वोट पाने वाली पार्टी सत्ता में आ जाती थी, अब 40% से ज्यादा वोट पाने पर ही सत्ता संभव है। बीजेपी लगातार 2 बार 40% से ज्यादा वोट हासिल कर रही है। सपा गठबंधन 2022 में 36% वोट हासिल कर पाई। 2024 में 40% वोट सपा कांग्रेस गठबंधन ने हासिल किए थे। बसपा 10% से कम वोटों पर ही सिमट गई। अब आपको समझाते हैं कि आखिर डीएम के दम पर चुनावी वैतरणी कैसे पार की जा सकती है। बीएसपी का मिशन डीएम सियासी समीकरण को मायावती ने समझा। दलित और मुस्लिम केमिस्ट्री बनाने की तैयारी, मुस्लिम वोट के खातिर मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन, हर विधानसभा सीट पर 100 मुस्लिम नेता को जोड़ने का टारगेट। यूपी में दलित 22% हैं, मुसलमान 20% हैं। दोनों वोट एक साथ आ जाएं तो फिर यह आंकड़ा 42% हो जाता है। सहारनपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, फिरोजाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद जैसे जिलों में दलित मतदाताओं की तादाद अच्छी है। मुस्लिम वोटर्स भी यहां पर निर्णायक भूमिका में ही हैं। हालांकि मायावती की सत्ता में वापसी को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर विरोधी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी पे एक दल है, उनकी 4 बार सरकार रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। काम करना चाहिए, अच्छा है, बैठकें कर रही हैं, जमीन पर उतर कर भी काम करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का संगठन जो मुझे लगता है बैठकें जरूर बहन जी कर रही हैं, जो मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है, लेकिन जमीन पर अभी कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में जितने भी बहुजनवादी हैं, समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, माननीय काशीरामवादी है, माननीय मुलायम सिंह यादववादी है, जो अम्बेडकरवादी हैं, सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में चट्टान बन के खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि पूरी उम्मीद किसी से है कि संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी, आरक्षण की रक्षा होगी, हमें सामाजिक न्याय मिलेगा। तो वो केवल वर्तमान में भारतीय राजनीति में माननीय अखिलेश यादव जी है, जिनसे लोगों को उम्मीद है। इसलिए अब कहीं कोई बंटवारा नहीं होने वाला वोट में। पूरा पीडीए चट्टान बन के खड़ा है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा
जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में पीडीए खड़ा था, इन्होंने कितनी बेईमानी की, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 43 सीटें लोकसभा की थी, 37 सीटें समाजवादी पार्टी अकेले जीतने का काम हुआ है। और जिस तरीके से पीडीए ने बीजेपी को 24 में बैसाखी पे लाया है और 27 में वेंटिलेटर पे लाने का काम करेगी। मायावती जी जो बैठकें कर रही हैं, या जो उन्होंने भी बड़ी बैठक की, उसका फंड कहां से आया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाजपा प्रायोजित थी। पिछले कई सालों से जिस विचारधारा की पोषक वो रही हैं, जिस पर बसपा को बनाया गया, क्या दलितों के किसी मुद्दे पर वो सड़क पर उतरकर संघर्ष किया उन्होंने? ट्विटर पर एक दो ट्वीट कर देने के अलावा, एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने के अलावा। सवाल यह है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम कब तक चलेगा? जनता को पता चल गया है कि आप दलित हितैषी बनने का सिर्फ दावा करती हैं नहीं, तो अब ये जो आपका सच है ये बाहर है। भले ही 2027 के चुनावी दंगल में अभी वक्त हो, लेकिन अभी से मायावती की एक्सरसाइज ये बता रही है कि 27 का चुनावी दंगल कितना दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश का पीडीए दाव है तो दूसरी ओर मायावती का डीएम कार्ड। हालांकि बीजेपी सबके साथ सबके विकास के फॉर्मूले पर ही चुनावी वैतरणी पार करने में जुटी है, लेकिन किसका दाव कामयाब होगा ये जनता जनार्दन 27 के चुनाव में तय करेगी। रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया। तो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि आखिरकार कैसे अब मायावती दलित और मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता में वापसी की राह देख रही हैं और उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि आप ये भी देख रहे हैं कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, वो इसको लेकर मायावती पर निशाना भी साध रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि केवल ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर इस तरह की बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आप धरातल पर काम करिए, तब हमें लगेगा, यानी तब पता चलेगा कि वाकई में आप मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए कुछ करना चाह रही हैं या फिर कुछ कर रही हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि किस तरह से अब इसको लेकर जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो बढ़ रही है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ करा देती हूं। केसी जैन प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगदीश सिंह प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कालीचरण दलित चिंतक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत जगदीश सिंह जी आपसे करना चाहती हूँ, प्रवक्ता है सपा के। मायावती कह रही है कि अगर बीजेपी को वाकई में हराना है तो मुस्लिमों को वो अपने साथ जोड़ना चाह रही है, मुस्लिमों से आह्वान वो कर रही है कि वो बसपा के साथ आए। क्या आपको लगता है इससे आपको नुकसान होगा? ऐसा अर्चना जी, मायावती जी जो है उनको भाजपा के लोगों से कहना चाहिए कि आप अपने वोटर हमारी तरफ भेजिए, क्योंकि मायावती जी ने तो अभी स्पष्ट रूप से भाजपा का समर्थन किया है और ये जग जाहिर है। इसमें अर्चना जी हमारे बताने या कहने की जरूरत नहीं है, ये आम जनता में जग जाहिर है कि मायावती जी किसके इशारे पर क्या करती हैं। ये इसमें सारा जिस मुस्लिम समाज की वो बात करती हैं, ये मुस्लिम समाज ही नहीं सर्व समाज जानता है कि बहन जी की डोर कहाँ पे है, उनका क्या उद्देश्य है, वो सब सारे लोग तो ये कहते हैं कि आप लोग केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका आपने जिस तरह का उत्थान करना चाहिए उस तरह का उत्थान किया नहीं, केवल और केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। एक्चुअली ऐसा ये तो अगर मायावती जी उनके उत्थान के लिए बात की होती तो आज वो समाज उनके साथ होता। क्यों नहीं उनके साथ उनका साथ सब लोग क्यों छोड़ के चले गए? बड़ी जाहिर सी बात है अर्चना जी, अगर जिस समाज के साथ जो हमको चाहेगा, जो हमारे सुख दुख और हमारे उत्थान के लिए काम करेगा, जो हमारे सुख दुख में काम करेगा, जिसके मान सम्मान के लिए हम काम करें, जिनके अधिकार हक और हुकूक के लिए जो काम करेगा, वो उसको छोड़ के कैसे चला जाएगा? आज अगर कोई समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर ठीक है पूरे देश में, लेकिन ये भी तो सच है ना, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी ना जगदीश जी, मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया था ना उन्होंने, तो उसी में तो पब्लिक धोखा खा गई। वही तो धोखा हुआ लोगों को। एक बार प्रयोग किया लोगों ने और जब प्रयोग किया तो फेल हो गई, और उन्होंने जब देखा कि यहाँ मुखौटा कुछ है और पीछे कुछ है, तो उससे जो है पब्लिक जान गई
अच्छा, पर पब्लिक जान गई। पब्लिक है, प्रोफेसर कालीचरण जी, माइक्रो कैमरा प्रोफेसर कालीचरण जी, अर्चना जी, माइक्रो कैमरा रखती है पब्लिक, ठीक है, समझ रही ना। और ठीक है। प्रोफेसर 2024 में कालीचरण आपने जी, देखा जगदीश जी ये कि कह जितना रहे हैं दलित कि वर्ग है, अगर आदरणीय वो वाकई में अखिलेश मुस्लिम यादव समाज के के लिए उन्होंने कुछ किया या फिर वो करने की बात कह रही हैं, तो क्या वजह थी कि वो समाज आपसे पूरी तरह से छिटक गया, वो आपके साथ नहीं है? अगर आपने कुछ किया होता तो आपके साथ होती। समाजवादी पार्टी कर रही, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ है, जगदीश जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे डिबेट में आमंत्रित किया। देखिए, सिंह साहब जो बात कह रहे हैं वो उनका अपना तर्क है। देखिए, बात यह है कि राजनीतिक दल वोटरों को अपनी ओर रिझाने के लिए नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उसमें कभी सफलता हासिल होती है, कभी नहीं भी होती है। बहन जी ने जो फार्मूला दिया है वो सचमुच में बहुत एक तरह से तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक और समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दलित और मुसलमान यदि एक होते हैं तो निश्चय ही बहुत बड़ा एक क्रांति आ सकती है। पूरे देश में ही क्रांति हुई, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में क्रांति आ सकती है। मुसलमानों को अपना रहनुमा चाहिए, मतलब जो सचमुच में उनके साथ खड़ा हो। हर कोई तो उनको लेकिन बड़ी बात यहाँ जी? पर प्रोफेसर कालीचरण जी, हर कोई तो अपने आप को मुसलमान हितैषी बता रहा है, चाहे वो कांग्रेस नहीं, पार्टी हो, देखिए, चाहे वो लेकिन समाजवादी जब पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए, जब उन पर बुलडोजर चल रहा है तो कौन उनके साथ खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। वो अकेले छोड़ दिए जाते हैं। तो इस समय तो बहन जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि बुलडोजर जो चल रहा है वो थम जाए, उसकी रफ्तार थम जाएगी, और ये कमजोरों पर ही चल रहा है। क्योंकि आरोप तो ये भी ये लगता है ना दलितों बसपा पर पर। देखिए, अभी देखिए उन्होंने 9 तारीख को जो बड़ी रैली की, 9 तारीख को जो बड़ी रैली की, प्रोफेसर कालीचरण जी, जिन्होंने 9 तारीख को बड़ी रैली की, उस बड़ी रैली में उन्होंने सपा पर, कांग्रेस पर निशाना साधा। आप हराने की बात बीजेपी की करती हैं, यानी कि हराने की बात आप बीजेपी की करती हैं, और आप हमला केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बोलती हैं, और इसीलिए विपक्ष आरोप लगाता है कि वो बी टीम है। तो यही है अर्चना जी, वोटर कहाँ हैं? ये यही पार्टियों के बीच में तो मुसलमान बटा हुआ है, भाजपा के साथ तो है नहीं। ना उन्हें उनका सहयोग चाहिए, ना उनके साथ जाने को तैयार हैं। हाँ। तो स्वाभाविक रूप में 3 जगह जो है, मतलब देखिए, कांग्रेस पारंपरिक रूप से मुसलमानों की तो क्या आपको लगता है प्रोफेसर कालीचरण जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या दलित और मुसलमान अगर बसपा के साथ आ गए तो क्या बसपा सत्ता में वापसी कर जाएगी? बिल्कुल कर जाएगी, इसलिए कि दोनों ही दुखियारे हैं। दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर जो सवर्ण अत्याचार कर, वहां कहीं बुलडोजर नहीं जा रहा है, केवल बुलडोजर मुसलमानों पर जा रहा है। तो बुलडोजर की जो संस्कृति है, बुलडोजर के शिकार दलित और मुसलमान ही है, दोनों परेशान हैं। केसी जी, आप लोग जो बुलडोजर चला रही हैं, क्या आपको लगता है उससे आप सत्ता से बाहर हो सकते हैं? प्रोफेसर कालीचरण जी कह रहे हैं अगर मुसलमान बसपा के साथ आ गए तो सत्ता पलट जाएगी। देखिए अर्चना जी, बात यह है कि बहन जी बिल्कुल 2007 में सत्ता में थी, और उनके शासन को भी कहीं पे भी इस दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि बहुत खराब शासन व्यवस्था उनकी रही। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने जो बात कही कि उन्होंने तो धोखा दिया पब्लिक को धोखे में रख करके वो सत्ता में आ गई थी। अगर बहन जी इतनी बड़ी धोखेबाज थी, जो पब्लिक को धोखा दे रही हैं, तो 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहन जी के साथ गठबंधन क्यों किया? और बहन जी के साथ जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, परिणाम क्या हुआ कि बहन जी 0 से 10 पे पहुंच गई लोकसभा सीट पे, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीट पे रही। इस बात पे समाजवादी पार्टी को पीड़ा हुई कि एक जिसके पास 0 सीट थी उधर से पहुंच गया, हम 5 की 5 ही रहे, और बहन जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फिर बाहर कर दिया। तो कुल मिलाकर के देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों की हितैषी नहीं रही। जिस तरीके से अम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ी गई, गालिक पोती गई समाजवादी पार्टी कार्यकाल में, तमाम, और ये भी कहा गया कि बहन जी की इतनी मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। नहीं, वो बसपा ये कह रही है केसी जैन जी कि मुसलमानों का अगर कोई रहनुमा है तो वो है बसपा, और बीजेपी को हराना है तो फिर मुसलमानों को बसपा के साथ आना चाहिए। देखिए अर्चना जी, बात यह है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है। अब बहन जी ने जो फार्मूला दिया, वो कह रहे हैं भाई दलित और जो मुस्लिम है उनको साथ में ले लो, तो कुल मिलाकर के सवाल कहाँ जाएगा? और फिर देखिए, ये बहुत लंबी राजनीति हो गई। सभी पार्टियों ने तमाम फार्मूले इस्तेमाल कर लिए, दलितों को इस्तेमाल कर लिया, मुसलमानों को इस्तेमाल कर लिया, सवर्णों को इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है
वो है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। रही दलितों की बात, यानी रही सीधी बात केसी जी कि अगर मुस्लिम समाज बसपा के साथ आ जाता है उससे आप लोगों को कोई हानि नहीं होगी। देखिए कौन किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा ये जनता फैसला करेगी। फार्मूला तय कर देने से, कह देने से कोई किसी के साथ नहीं जाता है। आपने देखा कि जिस तरीके से सफाई कर्मियों का सम्मान करने का काम माननीय आदरणीय मोदी जी ने किया, देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर धुलने का काम किया कुंभ के बाद में, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने क्या कभी किसी अभी आपने प्रोफेसर कालीचरण जी को सुना ना, वो तो कह रहे हैं कि केवल बुलडोजर चलाया जाता है मुसलमानों पर, चिन्हित कर लिया जाता है अगर मुसलमान है तो बुलडोजर चला दो। प्रोफेसर कालीचरण जी तो अभी कह रहे थे, आपने सुना होगा। मुसलमानों को जो चल रहा है, और जब विकास दुबे पे जब इनकाउंटर की कार्रवाई हुई तो कहा भाई गाड़ी कैसे बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है और बिना किसी भेदभाव के अपराधियों पे कार्रवाई हुई। ठीक है रवि प्रताप जी, ठीक है रवि प्रताप जी, केसी जैन जी तो केसी जैन जी कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ये कह रही हैं कि अगर वाकई में बीजेपी को हराना है तो जो दलित हैं और जो मुस्लिम वोटर हैं वो बसपा के साथ आ जाएं, तभी वो बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। अर्चना जी मुझसे पूछ रही हैं? जी आपसे ही पूछ रही हूँ रवि प्रताप जी। हाँ अर्चना जी, देखिए बड़ी हास्यास्पद सी बात होती है जब भाजपा के लोग कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। ये बताइए कि अभी जो बिहार का चुनाव है, बानगी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पुरोधा है यहाँ के, वो जा करके पहले ही बुर्का शब्द का इस्तेमाल वहां शुरू कर दिए और 243 सीटों में 101 जो इनको मिली, एक भी सीट नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात है देखिए कि जो और आपने कितनी सीटें दी हैं रवि प्रताप जी, आपने कितनी सीटें दी हैं बिहार में? 60 में हमने 10 सीटें दी हैं, वो 16% होता है हमारी सहभागिता का, और 18 सीट दिया है जेडीयू ने, आरजेडी ने, और इनको जो सैयद शाहनवाज हुसैन, और बिहार में मुस्लिमों की आबादी कितनी है? 17.7% है, हमने लगभग बराबर दिया। अब देखिए अपने यहाँ ये बात करते हैं कि जो 22% दलित हैं और 20% मुसलमान हैं, तो इनका ये सोशल इंजीनियरिंग जो था वो 2007 में इनको लाया था, और आज इनको ये पता है कि जो यूपी में 2024 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 42.52% हमारा वोट था, और केवल 2 पार्टियों का, कांग्रेस का। और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की मेहनत पे पानी फिर सकता है? 2024 में आप लोगों ने मेहनत की, रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा हुआ, नहीं, और अभी आप लोग और मेहनत कर रहे हैं इसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की। लेट मी कंप्लीट मैम। और इनका वोट था 42.69.17%। अब इनको ये डर सता रहा है जो 84 लाख वोट मायावती जी ली थी 2024 में, अगर मायावती जी सारे सीटों पे नहीं लड़ेंगी तो निश्चित रूप से ये वोट का मार्जिन बहुत कम है, सत्ता इनके हाथ से निकल जाएगी। दलित कभी भाजपा की राजनीति में मुफीद रहे नहीं। काकोरी में अगर एक व्यक्ति को पेशाब लगती है, मंदिर के गेट पे या मंदिर के चबूतरे पे उससे पेशाब हो जाता है तो चटवाया जाता है उससे। आज तक कभी ऐसा ठीक है प्रोफेसर कालीचरण जी, को नहीं मिला। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो वो तब कहाँ रहती है बसपा? तब बसपा को क्यों नहीं दिखता? तब तो मैंने नहीं देखा कि बसपा आवाज उठाती हो। एक चीज और अर्चना जी कहना चाहूंगा, इनको मुसलमान तो याद आ रहा है, लेकिन दलितों पे उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि एसटी एक्ट के मुकदमे सबसे ज्यादा हुए और अत्याचार सबसे ज्यादा हुआ। तो ये भाजपा से प्रश्न नहीं पूछती ना, भाजपा के सामने खड़ा होती हैं। इनको केवल मुसलमान और दलित को ये गुमराह करने का काम है, और ये मुख्य रूप से बी टीम है। केसी जी जवाब दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास कालीचरण जी। 9 अगस्त को 7 अगस्त को जो हुआ था उसमें इनके प्रायोजित लोग आए थे। ठीक है, देखिए ये खुद ही चुनाव लड़ते हैं, बहन जी को अपने साथ में लेते हैं, और ये भी कहते हैं कि बहन जी बी टीम है, ए टीम है। समाजवादी पार्टी भी कहती है बी टीम है। देखिए जब जैन साहब कालीचरण जी के टाइम में आप क्यों बोल रहे हैं अर्चना जी? 2012 के बाद से ठीक है, नहीं मैंने केसी जी को बोला है, जगदीश जी मैंने केसी जी को बोला है। बहन जी, लेकिन जगदीश जी के साथ चुनाव लड़ी बहन जी। जैन साहब, अरे उनको भी बोले। ठीक है प्रोफेसर कालीचरण जी इसका जवाब दीजिए। बता रहे प्रोफेसर कालीचरण, क्योंकि बसपा भी यही कह रही है कि ये हमने दबाव बनाया है। ठीक है प्रोफेसर कालीचरण जी, अब ये थोड़ा इनको बंद कराइए। सोशल मीडिया पर ही ये सक्रियता रहेगी या जमीन पर भी ये सक्रियता उतारेंगे? नहीं देखिए, हर यहाँ भी दिखाई दे रहा दोनों हर राजनीति की अलग कार्यशैली होती है। बहन जी की कार्यशैली अलग है, जो
कहीं अत्याचार हो रहा है, बहन जी लगातार उसको देख रही हैं और अपने हिसाब से वो अपने कार्यकर्ताओं मंच से तो वो कहती हैं, बीजेपी की वहाँ तारीफ कार्यकर्ता करती जाते हैं, मंच से तो जी? तारीफ करती नहीं, है नहीं, प्रोफेसर तारीफ कालीचरण वाली जी। बात नहीं। यदि सच्चाई कुछ है उसको तो व्यक्त करना पड़ेगा। बहन जी इतनी ईमानदार है राजनीति में कि यदि भाजपा ने उनके जो हमारे जो आइकॉन है, हमारे महापुरुष हैं, उनके लिए उन्होंने रोशनी प्रदान की है, वहां स्वच्छता का किया है, तो वो कहना पड़ेगा। बीजेपी ने किया है सपा मुसलमानों के इसको लिए भूल काम, गई थी। दलितों सपा के लिए से काम ऐतिहासिक किया है। गलती हुई है जी। तो ये स्वाभाविक रूप में कहना पड़ा। बहन जी ही इतने मतलब कद्दावर हैं, पर इतने नैतिक हैं राजनीति में कि उन्होंने इस चीज को कहा, स्वीकार अरे किया। प्रोफेसर साहब अमित शाह जी ने लोकसभा में बाबा साहब के बाद के लिए अपमानजनक शब्द जब कहे तब बहन जी को याद नहीं आया, भाजपा से प्रश्न नहीं किया। आज आप कह रहे हैं बहन जी बहुत पूजा पाल को आपने किस लिए बाहर कर दिया भाई पार्टी से? देखिए हर राजनेता पूजा पाल को आपने अरे जरा अमित शाह जी के लिए कुछ अच्छे सब, जरा अमित शाह जी के लिए जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। ठीक है जगदीश जी, ठीक है। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। केसी जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जगदीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रवि प्रताप जी आपका भी बहुत शुक्रिया।